हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं मिशन सचिवालय 6.0 का टास्क 18 का सलूशन। और ये टॉपिक दिया गया था निबंध साहित्य और नैतिक मूल्य। ये साहित्यिक क्षेत्र से रिलेटेड निबंध है और ये शैलेंद्र वर्मा जी लिखते हैं, हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट। तो आइए इनकी कॉपी का एनालिसिस करते हैं। अगर आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर आपको इन सारे पेड बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और डिटेल चेक करने के बाद आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। तो देखो, पहले क्या होता है, निबंध में प्रस्तावना, भूमिका बनाई जाती है। मानवता का दर्पण है साहित्य, नैतिक मूल्यों का संरक्षक है साहित्य, ये इन्होंने लिखा है। फिर आगे लिखते हैं, मानव जीवन का वास्तविक सौंदर्य उसकी भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि उसकी सोच और नैतिकता में है। नैतिक मूल्य वे आधारशिलाएं हैं जिन पर व्यक्ति का चरित्र और समाज की संस्कृति निर्मित होती है। जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो साहित्य स्वतः ही हमारे सामने आ खड़ा होता है, क्योंकि साहित्य ही वो माध्यम है जो मनुष्य के अंतरतम में उतरकर उसके विचारों को दिशा देता है। यह केवल मनोरंजन या कल्पना का संसार नहीं है, बल्कि जीवन का दर्पण है। साहित्य में वही प्रतिबिंबित होता है जो समाज में घटित होता है, और साहित्यकार का उद्देश्य केवल घटनाओं का चित्रण करना नहीं होता, बल्कि उनके माध्यम से जीवन को नई दृष्टि प्रदान करना भी होता है। जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रस्तावना बहुत अच्छा लिखा है, काफ़ी अच्छा प्रयास है। तो ये आप वेरी गुड कहा जा सकता है प्रस्तावना, ऐसा ही लिखना चाहिए एग्जाम में। फिर आगे है मुख्य विषय में, ये लिखते हैं, भारतीय संस्कृति में साहित्य और नैतिकता का संबंध अत्यंत प्राचीन है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उनमें जीवन के उच्च आदर्शों और नैतिक शिक्षाएं निहित है। रामायण हमें आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के गुणों से परिचित कराती है। महाभारत धर्म और अधर्म के संघर्ष की गाथा है, जो ये सिखाती है कि अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। गीता कर्मयोग और कर्तव्य पालन का उपदेश देती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक जितना सहस्त्रों वर्ष पहले था। गीता का ये श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आज भी हमें ये सिखाता है कि कर्म करते समय फल की चिंता ना करें, बल्कि अपने कर्तव्य के पालन पर ध्यान दें। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखते हैं, साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। जब कोई बच्चा सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा पढ़ता है तो उसके मन में भी सत्य के प्रति आस्था जागृत होती है। जब वह एकलव्य की कथा पढ़ता है तो गुरु के प्रति समर्पण और निष्ठा उसके हृदय में अंकुरित होती है। सूरदास की भक्ति रचनाएं करुणा और प्रेम का संदेश देती हैं। मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण की बाल लीलाओं में छुपी निष्कपटता और प्रेम मनुष्य के भीतर मासूमियत को जागृत करती है। कबीर की वाणी सामाजिक समानता और ईमानदारी का आह्वान करती है। साँच बिना से जग गया, झूठे जन्म गंवाए। तुलसीदास जी का रामचरितमानस धर्म और मर्यादा की शिक्षा देता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और प्रेमचंद्र की कहानियां हमें सामाजिक नैतिक मूल्य, परिश्रम और ईमानदारी की प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में विभिन्न कालजयी लेखकों के बारे में उल्लेख किया है, जो काफ़ी सटीक है। आगे पैराग्राफ में लिखते हैं, आज का युग भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा का युग है। मनुष्य भाग दौड़ में इतना उलझ गया है कि वह नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ता जा रहा है। लालच, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, हिंसा जैसी प्रवृत्तियां समाज को खोखला बना रही हैं। ऐसे समय में साहित्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। आधुनिक साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से इन समस्याओं को उजागर करते हैं और यह दिखाते हैं कि यदि नैतिकता का पालन न किया जाए तो समाज में अराजकता फैलना स्वाभाविक है। महादेवी वर्मा ने साहित्य की भूमिका पर कहा है कि साहित्य वह है जो हमें दूसरों के सुख दुख का अनुभव कराए।
वास्तव में यही नैतिकता का मूल है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और दूसरों की भलाई में आनंद खोजना। इसके बाद में आगे पैराग्राफ में देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में बच्चों को कहानियाँ महत्वपूर्ण, जरूर देखें, ऐसे लिखा जाएगा, गलती नहीं करना है आपको, अधिकतर गलत लिखा रहता है। विद्यालयों में बच्चों को कहानियाँ, कविताएं, नाटक पढ़ाए जाते हैं ताकि उनके भीतर नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। जब छात्र पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे बुद्धिमत्ता, चतुराई और सत्यनिष्ठा का महत्व समझते हैं। जब वे देशभक्त कवियों की कविताएं पढ़ते हैं तो उनके हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल होती है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां युवाओं के भीतर कर्मठता और जिम्मेदारी का भाव जागृत करती हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये कहना गलत ना होगा कि साहित्य और नैतिक मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि नैतिकता जीवन की आत्मा है तो साहित्य उस आत्मा को जीवित बनाए रखने का साधन है। साहित्य हमें केवल ज्ञान ही नहीं देता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। यह मनुष्य को करुणा, सहानुभूति, प्रेम तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जिस समाज में साहित्य और नैतिक मूल्य का महत्व समझा जाता है वह समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है, लेकिन जहाँ साहित्य की उपेक्षा होती है और नैतिकता को भुला दिया जाता है वहाँ अराजकता, हिंसा और अन्याय का बोलबाला हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप कंक्लूड करेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि साहित्य और नैतिक मूल्य केवल अतीत की धरोहर नहीं है बल्कि मानव वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की जीवन भी है, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की नींव भी है। साहित्य हमें ये सिखाता है कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके धन, पद या प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि उसके चरित्र और नैतिकता में है। यदि हमें एक स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की रचना करनी है तो साहित्य का अध्ययन और उसके द्वारा दिए गए नैतिक आदर्शों का पालन अनिवार्य है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, साहित्य तभी सार्थक है जब वह समाज के नैतिक उत्थान में योगदान दे। यही साहित्य का संदेश है और यही नैतिकता का मर्म। साहित्य नहीं केवल शब्दों का जाल, यह है जीवन का सत्य और आदर्शों का उज्जवल लाल। तो यहाँ पर ये ऐसे अपना कंक्लूड करते हैं। तो प्रस्तावना ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा लिखा है प्रस्तावना में। बाकी इन्होंने बीच में बहुत सारे ऐसे पहलू लिए जो साहित्य के कालजयी रचनाकारों का भी वर्णन मिला। महात्मा गांधी की बातों को भी इन्होंने उठाया साहित्य के मर्म को जानने के लिए। तो ऐसे इनका ठीक है, प्रस्तावना बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा है। मुख्य विषय में भी बहुत सारे पहलू उठाए, कुछ नेगेटिव पहलू भी उठाने चाहिए होते हैं ऐसे में, तो वो यहाँ पर ये मिस किए हैं, उसको भी रखना चाहिए था। और उसके बाद में आगे की राह बतानी चाहिए थी, क्या उपाय करने चाहिए। बाकी कंक्लूड भी अच्छा किया है। तो इनको मेरे हिसाब से 40 में 28 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। अगर आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और पेड बैच ज्वाइन करके आप अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स अर्जित करके अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।